सोर्सेस है। फर्स्ट सोर्स इज द ओशन, ओशन में 97% वाटर है। देन वी हैव रिवर्स, रिवर्स में 0.0001% है। देन लेक्स में इतना है, ग्राउंड वाटर में इतना है, एंड ग्लेशियर्स में 2.15% है। सो इतना अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास प्रेजेंट है, बट स्टिल वाटर स्केर्सिटी है। 54% ऑफ एरियाज है, 54% एरियाज इंडिया में है जो बहुत ही सीवियर वाटर क्राइसिस फेस कर रहे हैं। अब उस 54% एरियाज में कौन सी मेजर स्टेट्स आती हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात एंड तमिलनाडु। एंड मेजर सिटीज दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु, मुंबई और भी सिटीज है, बट मेजर ये है। सो दिस इज द स्केर्सिटी। अब वाटर इतना अवेलेबल होने के बाद भी इतनी स्केर्सिटी क्यों है? फर्स्ट रीजन इज दी ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर जो है वो 0.61% प्रेजेंट है, बट स्टिल जो ओवर डिपेंडेंस है पॉपुलेशन की इंडिया की, वो सबसे ज़्यादा इंडिया ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंड है। सो इंडिया जो है वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जितना ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है उसका 25% सिर्फ इंडिया यूज़ करता है। उसको भी अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करें, 85% रूरल एरियाज यूज़ करते हैं एंड 50% अर्बन एरियाज यूज़ करते हैं। तो ओवर डिपेंडेंस होने की वजह से सिर्फ ग्राउंड वाटर ही यूज़ कर रहे हैं और कोई सोर्स को हम यूज़ नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से 61% जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो काफ़ी एरियाज़ में, काफ़ी स्टेट्स में डिक्लाइन हो चुका है, डिक्रीज़ हो चुका है। वाटर लेवल जो है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो चुका है 61% तक। तो अगर हम देखें 1036 यूनिट्स, 1036 यूनिट्स के ग्राउंड वाटर यूनिट्स हैं जहाँ पे 61% तक जो वाटर लेवल है, पानी का जो लेवल है वो नीचे जा चुका है। तो अब क्या हो रहा है कि पानी का लेवल डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंड है। तो पंप करने की वजह से इसको हम बोलते हैं ओवर पंपिंग। पानी का लेवल डिक्लाइन हो चुका है, फिर भी पंप करके उसमें से पानी निकाला जा रहा है, तो उसको हम ओवर पंपिंग कहते हैं। तो पंपिंग जो है यानी कि ग्राउंड वाटर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा है। इससे नेचुरल रिचार्ज से, यानी कि ग्राउंड वाटर यूज़ करे जा रहे हैं बट उस पर नेचुरल रिचार्ज यानी कि वाटर लेवल उसका कैसे बढ़ाए ग्राउंड वाटर का, उस पर कोई फोकस नहीं है। बस यूज़ उसको वाटर को यूज़ करे जा रहे हैं, बट जो उसका वाटर लेवल है उसको इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। तो इससे ओवर पंपिंग की सिचुएशन क्रिएट होती है। और जब ओवर पंपिंग की सिचुएशन कोस्टल स्टेट्स में क्रिएट होती है, कोस्टल एरियाज़ में, यानी कि जो कोस्टल स्टेट्स हैं लाइक महाराष्ट्र है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तो ये जो कोस्टल स्टेट्स है, तो यहाँ पे अगर ओवर पंपिंग होती है तो यहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट वाटर मिक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ ओशन से कनेक्ट है, ओशंस का जो वाटर होता है उसमें सॉल्ट होता है। तो ये जो सॉल्ट वाटर होता है ये ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है। अब जब सॉल्ट वाटर मिक्स हो गया तो अब ये ग्राउंड वाटर यूज़ करने लायक रहता नहीं है। तो दैट्स द रीज़न, ठीक है। देन उसके बाद इरेक्टिव रेनफॉल। इरेक्टिव रेनफॉल का मतलब है कि रेनफॉल जो है हर साल प्रॉपर वे से नहीं होती है, जितनी होनी चाहिए उतनी रेनफॉल नहीं हो रही है। किसी ईयर में ज़्यादा हो रही है जैसे कि 2025, और किसी ईयर में बिल्कुल रेनफॉल नहीं हो रही। एवरेज जितनी होनी चाहिए उससे भी कम रेनफॉल हो रही है जैसे कि 2024, और किसी ईयर में जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा रेनफॉल हो रही है जैसे कि 2025 दिस ईयर। सेंट्रल और सदर्न जो स्टेट्स हैं उनके जो रॉक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हार्ड है, तो अगर वहाँ पर रेनफॉल होती भी है तो वो जो रॉक्स हैं वो कलेक्ट नहीं कर पाते, मतलब वो ग्राउंड वाटर, वो जो अगर रेनफॉल है और वहाँ का जो रॉक स्ट्रक्चर है वो इतना हार्ड है कि वो रेनफॉल नीचे तक ग्राउंड वाटर तक पहुँच ही नहीं पाता, और इसीलिए सेंट्रल और सदर्न स्टेट जो है इंडिया की उनमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो नहीं पाता। दिस इज़ द रीज़न। और इसीलिए इन स्टेट्स में ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो लो ही रहता है, उसका लेवल नीचे ही रहता है, एंड दैट्स वाई ये इतनी लार्ज स्टेट्स हैं, लेकिन इनके बावजूद भी यहाँ पे वाटर स्केर्सिटी ज़्यादा है। दूसरा जो रीज़न है वो है पॉल्यूटेड रिवर्स। अब रिवर्स कैसे पॉल्यूट होती है, क्योंकि इंडिया में इतनी लार्ज
रिवर्स हैं और बहुत सारी रिवर्स हैं, लेकिन फिर भी वाटर स्केर्सिटी होने का रीज़न ये है कि इंडिया की रिवर्स जो है वो पॉल्यूटेड हैं। समथिंग 351 रिवर्स जो है इंडिया में पॉल्यूटेड है। ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डाटा है, ऑफिशियल डाटा उसके अकॉर्डिंग। अब पॉल्यूटेड रिवर्स क्यों है? क्योंकि जब भी मतलब रिवर्स के आसपास जो है इंडस्ट्रीज बिल्ड होती हैं। वो क्यों होती है? जिससे कि उनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, क्योंकि रिवर का कहीं ना कहीं यूज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी होता है। तो इंडस्ट्री जो है, आसपास की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसका वेस्ट रिवर में जाता है। और जब बहुत हैवी रेनफॉल होती है, दूसरा है एग्रीकल्चर रन ऑफ। जब हैवी रेनफॉल होती है तो मिट्टी बिल्कुल पूरा बह करके आती है और वो सीधा रिवर्स में जाती है। अब वो जो सॉइल और वो जो हैवी जो पूरा रिवर आ रही मतलब जो पानी आता है और उसमें जो सॉइल मिक्स होता है उसमें न्यूट्रिशंस मिक्स होते हैं, यानी फर्टिलाइजर्स मिक्स होते हैं जो एग्रीकल्चर में क्रॉप जो ग्रोइंग करते क्रॉप ग्रो करते हैं उस टाइम पे जो यूज़ करते हैं, तो वो फर्टिलाइजर्स भी रिवर्स में मिक्स हो जाते हैं। देन वी हैव अनट्रीटेड वेस्ट वाटर। तो जो इतना वेस्ट वाटर है वो भी कहाँ जा रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है रिवर्स में। अब इसका एक एग्जांपल है यमुना रिवर। यमुना रिवर में फ्रॉथिंग देखने को मिलता है। यमुना रिवर की जो लेयर है उस पर एक वाइट मतलब यमुना रिवर के ऊपर एक वाइट कॉटन बॉल जैसी लेयर क्रिएट होती है, उसको हम फ्रॉथिंग बोलते हैं। फ्रॉथिंग वो कॉटन बॉल्स जैसे ऐसा लगता है रखे हुए हैं, तो उसको फ्रॉथिंग बोलते हैं। क्योंकि 58% दिल्ली का जो वेस्ट है, न्यू दिल्ली का जो वेस्ट है वो 58% कहाँ डिस्चार्ज हो रहा है? यमुना रिवर में। एंड इसीलिए वो इतनी पॉल्यूटेड है एंड वहाँ पे फ्रॉथिंग जैसा इशू क्रिएट हो रहा है। क्योंकि जब वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सब जब डिस्चार्ज होता है इनमें केमिकल्स होते हैं और जब वो केमिकल्स एक दूसरे से मिक्स होते हैं तो वो उस तरह की लेयर क्रिएट करते हैं। और वैसे ही और भी रिवर्स है जैसे गंगा, गोदावरी, गोमती, ये भी लार्ज रिवर्स है बट स्टिल ये भी पॉल्यूटेड है। देन उसके बाद है लेक्स। बहुत सारी लेक्स इंडिया में अवेलेबल हैं बट इतनी लेक्स होने के बाद भी क्यों वाटर स्केर्सिटी है? क्योंकि लेक्स भी पॉल्यूटेड है। 3 टर्म है कंटामिनेशन, एल्गी एंड यूट्रोफिकेशन। वेरी इजी है। तो जो लेक्स है, सबसे पहले तो लेक वाटर कहाँ कहाँ स्टेट में यूज़ हो रहा है? जहाँ की जिन स्टेट्स की लेक्स जो है वो क्लीन है, बहुत क्लीन नहीं लेकिन थोड़ा क्लीन, जहाँ का वाटर यूज़ हो सकता है, तो वो मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। ये स्टेट्स जो हैं ये अपनी लेक्स का वाटर यूज़ कर रहे हैं। बट स्टिल कंटामिनेशन का मतलब होता है दूषित, पॉल्यूट करना, ठीक है। तो ये जो लेक्स है ये किस वजह से गंदी हो रही है? सेम वही रीज़न है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है और एग्रीकल्चर रन ऑफ है, वेस्ट वाटर भी डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए ये लेक्स गंदी हो रही है। सेकेंड है एल्गी। एल्गी क्या होता है? एल्गी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं। जब ये वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सब जाके लेक्स में डिस्चार्ज होता है ना, तो ये एक न्यूट्रिशन लेवल बहुत इंक्रीज कर देते हैं लेक्स में, बहुत ज़्यादा। जब न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज होता है तो लेक्स की ऊपरी जो तरह होती है, सरफेस लेयर होती है, उस पर ये ग्रीन कलर के माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो है ना वो आ जाते हैं, वो पूरी लेक को कवर कर लेते हैं। इसको हम काई भी बोलते हैं। तो काई जो रहती है वो एल्गी है, उसको हम माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स बोलते हैं। वो पूरी लेयर को कवर कर लेते हैं लेक्स की। अब जब वो उनमें बिल्कुल गैप नहीं होता, वो बिल्कुल ऐसे कवर कर लेते हैं, कोई गैप नहीं होता, तो वो सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं। सनलाइट को ब्लॉक करते हैं तो लेक्स में अब फूड प्रोड्यूस करने के लिए फिशेस को सनलाइट चाहिए, वो तो ब्लॉक हो गई, फूड नहीं है तो फिशेस, अब क्या होगा? सनलाइट की वजह से फूड नहीं बन पाया, ऑक्सीजन नहीं बनेगी, तो फूड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, तो उससे क्या होगा? सनलाइट ब्लॉक होने की वजह से फूड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, तो जो प्लांट्स होते हैं लेक्स के नीचे अंडरग्राउंड लेवल पे भी प्लांट्स होते हैं, उनकी डेथ हो जाएगी। जो उसमें फिशेस होती है लेक्स में, उनकी डेथ हो जाएगी। तो डेथ ऑफ प्लांट्स एंड फिशेस जो लेक्स में है उसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। डेथ क्यों हो रही है? फूड लेवल कम, ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है,
क्योंकि सनलाइट ब्लॉक हुई है। तो इसीलिए डेथ ऑफ प्लांट्स एंड फिशेस ये प्रोसेस है यूट्रॉफिकेशन का। और इसका एग्जांपल है दाल लेक जो जम्मू एंड कश्मीर में है, पुष्कर लेक राजस्थान में। तो यहाँ पे ये यूट्रॉफिकेशन प्रोसेस देखा गया है। नेक्स्ट है वेस्टेज ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर हम लोग 1170 मिलीमीटर कम से कम हर साल रिसीव करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका सिर्फ 4% ही हम कलेक्ट करते हैं और इतना ज़्यादा रेन वाटर वेस्ट हो जाता है। अदरवाइज रेन वाटर अगर अच्छे से कलेक्ट हो तो हमारा एक अल्टरनेटिव बहुत अच्छा सोर्स बन जाएगा जो वाटर स्केर्सिटी को कम से थोड़ा कम करने की, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है सॉल्ट वाटर ऑफ ओशंस। ठीक है, ओशन हमने देखा 97% वाटर है। इंडियन ओशंस में हमारा कितना वाटर है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो सलाइन वाटर है। सलाइन वाटर का मतलब होता है जिस पानी में सॉल्ट मिला होता है। तो अब वो सलाइन वाटर है तो उसको उसमें से मतलब उस पानी में से हमें सॉल्ट निकालने के लिए कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको हम बोलते हैं डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी। अब ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं, इम्प्लीमेंट है ही नहीं कोस्टल एरियाज में इंडिया के। क्यों नहीं इम्प्लीमेंट है? क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है। सेकेंड चीज़ ये है कि डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं कोस्टल एरियाज में तो उसको बहुत हाई पावर चाहिए, क्योंकि कोस्टल एरियाज में अगर ये महाराष्ट्र में, अगर ये कर्नाटका केरला के कोस्ट में इम्प्लीमेंट होती है तो चलो यहाँ तो ये वाटर स्केर्सिटी पूरी कर देगी, लेकिन वाटर स्केर्सिटी तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी में भी तो है। ये है नॉर्थ स्टेट्स, तो नॉर्दर्न की जो स्टेट्स है वो टॉप पे है, वहाँ पे पानी पहुँचाने के लिए इसको बहुत हाई एनर्जी की ज़रूरत है। तो दूसरा रीज़न ये भी है कि ये डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई है। और थर्ड रीज़न ये है कि अगर ये डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट होती है तो इसका एक बाय प्रोडक्ट होता है, वो होता है ब्राइन। वो काफ़ी हार्मफुल होता है, तो उसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट नहीं है। तो ये रीजंस हैं कि ये डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर इम्प्लीमेंट होती तो हम ओशन वाटर को भी यूज़ कर पाते, राइट। सो ऑल दीज वर द रीजंस कि इतने वाटर रिसोर्सेज होने के बाद भी क्यों वाटर स्केर्सिटी है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या है, देन फिर इसके सॉल्यूशंस क्या है। सो अब तक हमने पढ़ा था वाटर रिसोर्सेज के क्या क्या सोर्सेज हैं, देन स्केर्सिटी के क्या रीजंस हैं। नाउ वी विल सी कि स्केर्सिटी, वाटर स्केर्सिटी के क्या इम्पैक्ट्स हैं। सो इम्पैक्ट में फर्स्ट है सोसाइटी। सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है? 40% पीपल जो है इंडिया में, इंडिया की पॉपुलेशन जो है उसके 40% पीपल को, लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है नहीं मिलेगा 2030 से। अगर वाटर स्केर्सिटी कंटिन्यू रहती है तो फिर 40% टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है सोसाइटी पे इम्पैक्ट ये है कि डैम्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है, डैम्स का कंस्ट्रक्शन क्यों होता है? जिससे कि जो एक तो वो फ्लड कंट्रोल करने में हेल्प करे, और फिर दूसरा जब वाटर की नीड हो तब फिर वो वाटर का फ्लो कर सके, रिवर्स का फ्लो चेंज कर सके, और जिस एरिया में, जिस स्टेट में वाटर नहीं जा रहा, रिवर नहीं जा रही फ्लो हो करके, तो डैम जो है वो पानी फ्लो करके वहाँ पहुँचा सके। इसीलिए बट जो डैम का कंस्ट्रक्शन होता है उससे जिस एरिया में डैम बनने वाला है, ठीक है, जिस एरिया में डैम बनता है तो वहाँ पे क्या होता है, उस एरिया के लोगों को हटना पड़ता है, वहाँ से जाना पड़ता है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी होता है। और इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था सरदार सरोवर डैम के अगेंस्ट, वो इसीलिए हुआ था क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो घर हैं, अब वो डैम का कंस्ट्रक्शन होगा तो वो सब उसी में मर्ज हो जाएंगे, उसी में मिक्स हो जाएगा सब, उनको घर जो है वो तोड़ना पड़ेगा। तो दैट्स द रीज़न। ये एक है सोसाइटी पे इम्पैक्ट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। वाटर स्केर्सिटी का इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट होता है? पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे, हर डे बाय डे, और वी कैन से पर ईयर इंक्रीज हो रही है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वाटर की डिमांड इंक्रीज हो रही है, वाटर की डिमांड इंक्रीज हो रही है, लेकिन वाटर का सप्लाई तो शॉर्टेज है, क्योंकि वाटर तो वाटर स्केर्सिटी है, वाटर इतना है ही नहीं अवेलेबल। तो दैट्स वाई वाटर जो सप्लाई हो रहा है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, और जो स्केर्सिटी है क्योंकि डिमांड, पॉपुलेशन की वजह से डिमांड इंक्रीज होती जा रही है, बट स्केर्सिटी है क्योंकि
वाटर का सप्लाई उतना नहीं है, तो जितना सप्लाई हो रहा है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है और वर्क एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि वाटर सप्लाई का कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से सिर्फ कुछ ही लोग ले पाएंगे, ओनली फ्यू पीपल जो उसको अफोर्ड कर पाएंगे। जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उन लोगों को क्या, जो लो पॉवर्टी लाइन जो लोग होंगे, पुअर पीपल होंगे, वो तो इतना मतलब कॉस्टली वाटर जो है वो अफोर्ड कर नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होगा, वर्क एफिशिएंसी रिड्यूस होगी, क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ काम करते होंगे, वाटर उनको मिलेगा नहीं, राइट। जैसे कि हमने देखा 40% तक लोगों तक 40% जो पीपल हो गए, पॉपुलेशन होगा, 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को पानी ही नहीं मिलेगा। तो पानी ही नहीं मिलेगा और कॉस्टली वाटर वो लेंगे नहीं, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि वर्क एफिशिएंसी रिड्यूस होगी, वो काम भी नहीं कर पाएंगे, वो जिस भी काम में इन्वॉल्व होंगे वो उसको कर ही नहीं पाएंगे। वर्क एफिशिएंसी रिड्यूस होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ 2050 तक इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी इंडिया की, अगर वाटर स्केर्सिटी कंटिन्यू रहा। अगर इस तरह से जो वाटर क्राइसिस है, ये जो प्रॉब्लम है, ये कंटिन्यू रहती है तो 2050 तक इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे डिक्रीज हो जाएगी। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अभी करंटली हमारे इंडियन इकोनॉमी वाइज देखा जाए, इंडियन इकोनॉमी 3rd नंबर पे है, ब्रिटेन को मतलब सरपास करके अब 3rd नंबर पे बन चुकी है वर्ल्ड में। बट अगर ये कंडीशन कंटिन्यू रहती है तो फिर हम लोग फिर काफ़ी नीचे जा सकते हैं। थर्ड है एग्रीकल्चर। अब वाटर स्केर्सिटी है, हमने लास्ट सेशन में देखा था कि अप्रॉक्स 84-85% तक रूरल एरियाज यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर को। तो वो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट। एग्रीकल्चर में इरिगेशन में सबसे ज़्यादा पानी यूज़ होता है। अब वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप इंक्रीज, क्योंकि एग्रीकल्चर में 85% तक पानी यूज़ हो रहा है, रूरल एरियाज यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है। बहुत सारे मतलब ऐसे एरियाज़ हैं, फार्म्स हैं जिन फार्मर्स के पास मतलब बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनके पास अपना खुद का ट्यूबवेल होता है, बोरिंग होती है, इसी तरीके से तो ग्राउंड वाटर आता है ना। तो इस वजह से वो फुल ऑन मतलब हाईली यूज़ करते हैं कि पानी नहीं भी ज़रूरत है तो भी, और उनके पास पानी ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल होने की वजह से वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ग्रो करते हैं। यानी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जिन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ज़्यादा पानी लगता है, जैसे शुगर केन हो गया, ठीक है, और कमर्शियल क्रॉप्स को भी वो ग्रो करते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि सैलिनेशन जो है, क्योंकि पानी ज़रूरत से ज़्यादा क्रॉप्स में डालोगे तो जो ऊपर की सॉइल लेयर होती है वो धुल जाएगी, उसके जो न्यूट्रिशंस होंगे वो सब चले जाते हैं, ठीक है। तो सैलिनेशन बोलते हैं इसको, जब सॉइल की जो न्यूट्रिशन वाली लेयर होती है अगर वो वॉश आउट हो जाए तो धुल जाए तो उसको हम सैलिनेशन बोलते हैं। तो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पानी यूज़ करने से सॉइल की जो न्यूट्रिशन वाली लेयर है जिसमें न्यूट्रिशंस है वो धुल जाएगी, दैट्स कॉल्ड द सैलिनेशन ऑफ सॉइल। तो अगर सैलिनेशन इंक्रीज होता है तो 68% तक सोइंग एरिया यानी कि जिस एरिया में क्रॉप्स ग्रो होती है तो वो 68% तक सोइंग एरिया जो है वो सूखा पड़ जाएगा, वहाँ ड्रॉट आ जाएगा, ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाना, ठीक है। अगर 68% तक सोइंग एरिया जो है वो ड्रॉट फेस कर रहा है इंडिया में, क्यों? क्योंकि सैलिनेशन इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो की जा रही है, ज़रूरत से ज़्यादा जो है इरिगेशन में वाटर यूज़ किया जा रहा है। इन सब से क्या हो रहा है? फूड इनसिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब ये नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का डाटा है, ऑफिशियल डाटा, कि इंडिया में 11 स्टेट्स मैल न्यूट्रिशन को फेस कर रही है। मैल न्यूट्रिशन की कंडीशन होती है कि जिन लोगों को प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता और न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते। न्यूट्रिशंस कहाँ से आते हैं? ये जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, राइट। लेकिन न्यूट्रिशन वाली क्रॉप्स जिन क्रॉप से, जिस फसल से हमें न्यूट्रिशन मिले, जिस क्रॉप से हमें न्यूट्रिशन मिले, वो क्रॉप्स जो ग्रो ही नहीं कर रहे, ग्रो कौन सी कर रहे हैं? वाटर इंटेंसिव कमर्शियल क्रॉप। तो फूड इनसिक्योरिटी तो आएगी और फिर 68% तक सोइंग एरिया जो है जहाँ पे जिस एरिया में क्रॉप्स ग्रो होती है वो इस रीज़न की वजह से उसमें सूखी पड़ रही है, ड्रॉट आ रहा है वहाँ पे, तो फूड इनसिक्योरिटी है।
राइट। एग्रीकल्चर के अलावा इकोसिस्टम में भी इम्पैक्ट है। अगर वाटर स्केर्सिटी होती है तो क्या सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को इम्पैक्ट करेगी? नहीं, ह्यूमंस के अलावा भी और भी चीज़ों को इम्पैक्ट करती है। जैसे कि जब डैम का कंस्ट्रक्शन होता है, डैम जिस जगह पे बनता है उस जगह पे लोकल कम्युनिटी हटाई जाती है, उनके घर जो है वो सब उसी कंस्ट्रक्शन में मिल जाते हैं। इसके अलावा उस आसपास के डैम जहाँ बन रहा है उसके आसपास के एरिया के मतलब कि जो ट्रीज होते हैं वहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट में ट्रीज काटे जाते हैं, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन में बहुत लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज काटे जा रहे हैं और ये डैम कंस्ट्रक्शन में ऐसा होता है। जैसे कि सौंग डैम है, सौंग डैम उत्तराखंड में बनाया जा रहा है और वहाँ पे 128 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड, समझ 128 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड जो है वो डैम कंस्ट्रक्शन में चला गया। 11 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड वो भी उसी में सबमर्ज हो गया। 58 हाउस होल्ड्स उनके घर भी उसी में सबमर्ज हो गए। देन अब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। नेक्स्ट है डैम से डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ क्या है दूसरा इशू इकोसिस्टम पे, ये फ्लड को ट्रिगर करता है। फ्लड को कैसे ट्रिगर करता है? डैम में ना क्या होता है कि डैम के जो नीचे होता है एकदम बॉटम लेवल पे सेडिमेंटेशन यानी कि सॉइल इकट्ठा हो जाती है। जब वो सॉइल इकट्ठा हो जाती है ना तो वो पानी के, क्योंकि देखो इतनी स्पेस जो है, जैसे कि ये है डैम और ये है डैम का बिल्कुल लोअर लेवल। अब इतने लेवल पे अगर इतने लेवल पे सॉइल एकदम कलेक्ट हो जाए तो यानी कि इतने लेवल पे अगर सॉइल कलेक्ट हो जाती है तो इतना जो लेवल बच रहा है क्या सिर्फ सॉइल है, यानी कि इसने वाटर की स्टोरिंग कैपेसिटी कवर कर दी। यहाँ पे वाटर आना चाहिए लेकिन इतना सॉइल होने की वजह से सॉइल यहाँ पे कलेक्ट हो गया तो वाटर लेवल क्या करेगा? ऊपर कर देगा। वाटर लेवल ऊपर कर देगा, फिर बारिश होगी तो और वाटर लेवल ऊपर होगा, सीधा फ्लड आता है, राइट। फिर प्रॉपर एकदम ऐसे फ्लड आ जाता है। तो ये एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि इतने ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में अगर ट्रीज काटे जाएंगे तो ट्रीज भी तो फ्लड को रोकते हैं, लेकिन ट्रीज है ही नहीं तो काटे जा रहे हैं। तो फ्लड रोकने के लिए भी ट्रीज नहीं है तो और ज़्यादा वो फ्लड जो है वो बहुत सीवियर हो जाता है। जैसे कि अगर रिसेंटली स्टेट्स में देख ही रहे हैं, पंजाब हरियाणा में, राइट। देन इम्पैक्ट, फिफ्थ इम्पैक्ट है हेल्थ पे, ठीक है। हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है? क्योंकि हमने देखा था कि रिवर्स पॉल्यूटेड है, लेक्स पॉल्यूटेड है, तो इसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज बहुत हो रही है और पॉल्यूटेड वाटर की वजह से वाटर बॉर्न डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स है ना, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स भी वाटर बॉर्न डिजीज को इंक्रीज करते हैं। क्योंकि जब दो स्टेट, अब एक स्टेट की रिवर साफ है, दूसरी स्टेट की रिवर जो है बहुत ही गंदी है, अब जाकर के किसी प्रोजेक्ट में लिंक होगी, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कोई डैम में जाकर के किसी भी तरीके से लिंक होगी। यहाँ पे डैम बना है, इस डैम में ओवरफ्लो हुआ, ठीक है, मानो ये जो रिवर है गंदी रिवर है, ठीक है। यहाँ एक डैम बना हुआ है, अब यहाँ का रिवर जो है मतलब जो वाटर लेवल है वो बहुत इंक्रीज हो गया सेडिमेंटेशन की वजह से और दूसरा हेवी रेनफॉल की वजह से। अब ये जो गंदा पानी है ये साफ रिवर में आके मिक्स होगा, क्योंकि ये डैम किस रिवर से कनेक्ट है, एक रिवर ऐसे जा रही है और एक रिवर ऐसे आ रही है, ठीक है। तो ये डैम इस रिवर से कनेक्ट है, राइट। तो ये गंदा पानी इस रिवर का इसमें मर्ज कर देगी। तो दैट्स द रीज़न कि वाटर बॉर्न डिजीज इंक्रीज हो रही है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की वजह से। और दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न रिवर, यही रीज़न है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। रिवर ही इंटरलिंक है, एक साफ रिवर है गंदी रिवर से इंटरलिंक हो जाएगी तो फिर वाटर बॉर्न डिजीज को इंक्रीज होंगी। अब ये जो डिजीज इंक्रीज होती है इससे 3000 डेथ, ठीक है, 3000 डेथ हो रही है डिहाइड्रेशन की वजह से और ये लास्ट 2024 में हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन साफ पानी पीने के लिए है नहीं, गंदा पानी पी रहे हैं तो फिर वाटर बॉर्न डिजीज हो रही हैं। इससे भी देखो 2 लाख डेथ होती है, 2 लाख लोग जो है हर साल उनकी डेथ होती है। और ये नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि वो वही कंटामिनेटेड वही गंदा पानी पीते हैं। और जो नहीं पीते तो फिर देखो 2024 में डिहाइड्रेशन से 3000 डेथ हुई है। क्या ऑप्शन है?
क्या करें। फिर है पॉलिटिकल इशू। पॉलिटिकल इशू क्या होता है कि किसी जो मतलब कि ये हमने करंटली देखने को मिलता है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट बहुत होती है ना। तो डैम जब कंस्ट्रक्ट होता है ना, तो डैम रिवर का जो फ्लो होता है वो चेंज कर देता है। और कई बार वो फ्लो इसलिए चेंज करता है जहाँ जहाँ पानी नहीं जा रहा है उन स्टेट्स में पानी जाए। तो इस वजह से जो फ्लो चेंज होता है ना, इस वजह से डिस्प्यूट क्रिएट होती है कि भाई तुम्हारे स्टेट में अब ज़्यादा पानी आ रहा है, मेरी मेरी तरफ पानी कम आ रहा है, तो ये डिस्प्यूट क्रिएट करता है। अब जैसे कृष्णा गोदावरी है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच में, कृष्णा गोदावरी को लेकर के अभी डिस्प्यूट है। रिसेंटली महानदी रिवर को लेकर डिस्प्यूट है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में। तो ये चीज़ है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या है? पहला सॉल्यूशन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्योंकि हमने देखा है सबसे ज़्यादा हम जो वेस्ट करते हैं वो रेन वाटर को वेस्ट करते हैं, और सबसे ज़्यादा यूजफुल यही है अगर इसको प्रॉपर तरीके से कलेक्ट किया जाए। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभी रिसेंटली गवर्नमेंट क्या कर रही है, जल शक्ति अभियान के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट कर रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कोई नया मतलब कि सिस्टम नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। हिली रीजन्स हैं, हिली एरियाज में यानी कि हिमालयन रीजन में बुल्स और पुल्स बनते हैं, मतलब रिजर्वायर जैसे होते हैं रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। राजस्थान में जाओ तो राजस्थान में अंडरग्राउंड जो टैंक्स उनके घर के नीचे बने होते हैं, तो वो उनके रूफ टॉप जो रेन वाटर सिस्टम होता है उससे कनेक्ट होता है। मतलब सिर्फ छत से पाइप निकालना है, ठीक है, और वो सीधा जाके ग्राउंड वाटर लेवल को भी रिचार्ज करेगा अगर ग्राउंड वाटर से कनेक्ट करो। अगर अपने अंडरग्राउंड टैंक से कनेक्ट करते हो तो वो आपके अंडरग्राउंड टैंक में जो पानी है उसको स्टोर करेगा। तो इट्स डिपेंड, बट रेन वाटर अगर कलेक्ट होता है तो ये ग्राउंड वाटर को बहुत अच्छे से रिचार्ज करेगा। तो ये जल शक्ति अभियान के अंदर अब इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। अभी रिसेंटली तमिलनाडु है, तमिलनाडु ने अपनी स्टेट में ये मैंडेटरी कर रखा है कि कुछ भी कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, कोई सी भी बिल्डिंग बनाओ, लेकिन उसमें रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाओ कि वो रेन वाटर कलेक्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड जो है वो है इरिगेशन मैनेजमेंट। क्योंकि हमने देखा इरिगेशन में सबसे ज़्यादा पानी वेस्ट हो रहा है, अननेसेसरी पानी का यूज़ कर रहे हैं। तो जो माइक्रो ड्रिप इरिगेशन टूल होते हैं, माइक्रो ड्रिप इरिगेशन टूल को यूज़ करो। इससे क्या होगा, पानी एफिशिएंटली यूज़ होगा, यानी कि जिस क्रॉप को जितने पानी की ज़रूरत है उतना ही पानी उसको मिलेगा माइक्रो ड्रिप इरिगेशन टूल से। और ऐसा होता भी है। इसी के सिमिलर बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है जो मेघालय में यूज़ होता है। देन थर्ड है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। क्योंकि वेस्ट वाटर जो है वो बढ़ता जा रहा है, अब इसको भी कुछ ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा इसको यूज़ करने का। क्योंकि वेस्ट वाटर भी बहुत एफिशिएंट, बहुत हाई अमाउंट में जो है इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, वेस्ट नहीं कर सकते, राइट। वेस्ट वाटर यानी जो हमारे घरों से निकलता है, हमारे घरों से जो पाइप के थ्रू निकलता है ना, उस पानी को रीट्रीट करो, उसको कुछ टेक्नोलॉजी अप्लाई करके उसको साफ बनाओ और उसको फिर रीयूज़ करो। तो ऐसे क्या होता है, इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं, सेटअप किए जाते हैं, जो इस वेस्ट वाटर को साफ बनाते हैं और रीयूजेबल बनाते हैं। अब जब ये वेस्ट वाटर साफ बन जाएगा तो ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज इससे किया जा सकता है, राइट। और कैनल्स वगैरह के थ्रू टैप कनेक्शन में वाटर पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसा ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ओखला में लगा है, ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में लगाया गया है। देन फोर्थ है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर। ऑफकोर्स ये तो वाटर स्टोर करने के लिए हमें रिजर्वायर्स बनाने पड़ेंगे। आर्टिफिशियल लेक्स गवर्नमेंट ने काफ़ी बनाई, जैसे गोविंद सागर है हिमाचल प्रदेश में, देवार लेक है राजस्थान में, और भोजकल लेक है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो रिजर्वायर इज़ लाइक आप एक आर्टिफिशियल एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हो, जैसे गोल, जैसे बाउली भी कहते हैं, जैसे कुंड कहते हैं, कुंड ऐसे बनते हैं। मथुरा में ऐसे बहुत सारे कुंड हैं, वहाँ पे पानी जो है स्टोर होता है। तो उस तरह के आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स बनवाए जाएँ तो उससे जो वाटर है वो कंजर्व हो सकेगा।
नेक्स्ट है मिशन अमृत सरोवर। अभी जो रिसेंट मिशन है गवर्नमेंट का, वो मिशन अमृत सरोवर है, जिसमें वो लेक्स, जो भी पॉल्यूटेड लेक्स हैं उनको क्लीन कर रहे हैं। और जहाँ पे जिस एरियाज में मतलब कि ड्राई हो रही है लेक्स, क्योंकि पॉल्यूशन उनमें बढ़ रहा है, सेडिमेंटेशन, सॉइल लेवल इंक्रीज हो रहा है, राइट, एल्गी का भी इश्यू था, तो ये सब चीज़ें ना ड्राई कर रही हैं लेक्स। तो जो भी लेक्स ड्राई हो रही है उनको रिजुविनेट करना, यानी कि उनको फिर से जीवित करना, उनको फिर से अलाइव करना, उनमें फिर से पानी का जो लेवल है उसको बढ़ाना। अब वो कैसे होगा, जब वो क्लीन होगी। तो ये है मिशन अमृत सरोवर के अंदर में ये मोटिव है। नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट। वाटर को मैनेज करना भी ज़रूरी है, राइट। जैसे कि वाटर मैनेजमेंट का जो आइडिया है वो क्या है, हर स्टेट में, बस अभी जब हमने अभी पढ़ा था कि सेंट्रल और सदर्न स्टेट्स में बहुत ही हार्ड रॉक स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से उनके ग्राउंड लेवल तक पानी पहुंचता ही नहीं है रेनफॉल होने के बाद भी। तो इसीलिए वाटर मैनेजमेंट का मतलब है जिन स्टेट्स में पानी ज़्यादा पहुंच रहा है वहाँ से पानी लेकर के उन स्टेट्स में पहुंचाया जाए जहाँ पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है, राइट। ये है वाटर मैनेजमेंट। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, रिवर, जो रिवर है उनके मतलब रिवर को इंटरलिंक करके, राइट, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स करेंगे तो जिस स्टेट में पानी नहीं पहुंच रहा है वहाँ पर भी पानी आ पाएगा। तो उसका एग्जांपल अभी रिसेंट कोसी मेची रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। तो और भी रिवर इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट है वो मतलब बढ़ने चाहिए और प्रमोट होने चाहिए। देन है रिवर क्लीन प्रोजेक्ट, ठीक है, रिवर इंटरलिंक भी करना है और रिवर क्लीन भी करना है। इसके लिए नमामि गंगा है और स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ने चलाया, क्योंकि रिवर्स कितनी पॉल्यूटेड है। अभी यमुना रिवर कितनी पॉल्यूटेड थी, अब उसको क्लीनिंग का जो उसका प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट भी ज़रूरी है। देन इसके बाद है आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज। आर्टिफिशियल रिजर्वायर भी बनवाना है, और क्योंकि रेनफॉल हर साल इतनी होती नहीं है तो ग्राउंड वाटर को गवर्नमेंट खुद ही रिचार्ज करिए। खुद रिचार्ज करिए इसका मतलब है आर्टिफिशियल रिचार्ज, ठीक है। कैसे, या तो जहाँ पे ग्राउंड वाटर कम है, यानी कि सेंट्रल और सदर्न स्टेट्स का जो रॉक स्ट्रक्चर है वो हार्ड है, तो वहाँ पे उस तरह के ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर बना दो ग्राउंड वाटर से कनेक्ट करके, तो वो रेन वाटर को कलेक्ट करके सीधा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। बेस्ट उसके लिए वही है, राइट। और एक्विफायर मैपिंग। एक्विफायर मैपिंग का मतलब है कि जिन एरियाज में ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है आप उसको मैप करो, फिर उन एरियाज में सेलेक्टिवली रिचार्ज करते जाओ, ठीक। नेक्स्ट है डीसैलिनेशन, क्योंकि हमने देखा था कि जो वाटर है वो उसमें सॉल्ट मिला हुआ है ओशन वाटर में, तो उसको डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी से हम कर सकते हैं क्लीन, राइट। अब डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव थी, तो आप उसकी जगह कोई और टेक्नोलॉजी यूज़ करो जो सोलर एनर्जी से चले, सोलर पावर से चले, तो वो क्या होगा, कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगा, उसमें ज़्यादा मतलब कि एक्सपेंसिव नहीं होगी। दूसरा प्रोसेस है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं सॉल्ट को वाटर से सेपरेट करने के लिए। सो ये दो तरीके हैं डीसैलिनेशन, यानी कि ओशन वाटर को ट्रीट करके उसको यूज़ करने के लिए। सो ऑल ओवर अबाउट दिस इम्पैक्ट हो गया सोसाइटी, इकोसिस्टम, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, इन पे, देन health and political issues, then we have the solution. That's it, all about the topic. Thank you.